मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स में बताया है कि जो आदिकाल साहित्य है वो एक धार्मिक काव्य में जहाँ पर हम पढ़ते हैं जैन सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। और सेकंड जो है उनका रासो काव्य है और थर्ड लौकिक काव्य है। 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हम 3 पार्ट को बहुत डीप से पढ़ रहे हैं। हमने लौकिक साहित्य ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आप मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो लौकिक साहित्य आपको बहुत डीप से पढ़ने को मिलेगा, जिस तरह से हम रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। आज हम रासो साहित्य कर रहे हैं, उसके बाद हम जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को करेंगे, जिससे कि हमारा जो आदिकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट्स हैं उसके थ्रू मैं आपको जैसे जन्म काल के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि 1-1 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो अक्सर हम स्किप कर जाते हैं ये सोच के कि चलो इनको बाद में याद करेंगे, बाद में करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, बट वो रह ही जाते हैं। इसलिए मैं वो शॉर्ट्स बनाकर आपको सेंड कर रही हूँ। आप उनको भी ध्यान में रखिएगा और उसको बार बार देखते रहिए, बार बार लर्न करते रहिएगा, जिससे आपका वहाँ भी कोई मार्क्स कटने का चांसेस ना हो। इसी तरह से मैं काल का जो जन्म काल के अनुसार जो कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के, वीर काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के कवि हैं, या फिर प्रगति काल के सभी जो कवि हैं उनकी शॉर्ट्स मैं आपको भेजती रहूँगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का अध्ययन के उपरांत हिंदी आदिकालीन साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे, रास रासक रासों के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, प्रमुख रासो ग्रंथों से परिचित हो सकेंगे, रासो ग्रंथों की विशेषताओं के बारे में हम समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है। साहित्य के अलग अलग कालों में अलग अलग काव्य परंपराएं विकसित होती रहती हैं। आदिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। इस कालखंड में अनेक साहित्यिक परंपराएं विकसित हुई हैं। जो काव्य परंपरा विशेष रूप से चर्चित हुई उसे रासो काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य परंपरा के कारण इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था आदिकाल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। ये हम जब नामकरण पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के नामकरण किस आधार पर हुए हैं तो उसमें आप याद रखिएगा। रासो शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यह मतभेद, किसी ने रासो और शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है तो किसी ने रसायन, रहस्य, राज, यश, रासक, रास आदि शब्दों से। ऐसा लगता है कि रासो संबंध रास शब्द से है। रास रचाने की क्रिया का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत गीता में ही मिलने लगता है। रास में नृत्य और गीत प्रधान होते हैं। रासो एक परंपरागत काव्य रूप है, ऐसा काव्य रूप जिसका संबंध नृत्य और गीत से रहा है। इस परंपरा का विकास संस्कृत या अन्य किसी परंपरा से न होकर अपभ्रंश की परंपरा से हुआ है। आदिकालीन साहित्य में रासो ग्रंथों की परंपरा 2 रूपों में विकसित हुई है। देखिए कैसे 2 रूपों में विकसित हुई है। रासो साहित्य 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो नृत्य गीत परक धारा है, एक छंद वैविध्य परक धारा है। यानी कि नृत्य गीत परक जिसमें रास रचाने के और श्रृंगार परक रचनाओं का जिक्र किया गया है। दूसरा छंद वैविध्य जो कि वीर गाथा, जो वीर रस जिसमें प्रयोग किया गया है वो रचनाएं हैं। इन धाराओं में अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए। रासो ग्रंथों की परंपरा जैन कवियों से मिलने लगती है। इस धारा के कवियों ने पर्याप्त मात्रा में रासो ग्रंथों की रचना की, यानी कि जैन कवियों ने। इसी के साथ साथ जैनेतर कवियों, यानी कि जैन कवि हैं उनके बाद के कवियों के भी अनेक रासो ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं। काव्य विषय की दृष्टि से रासो ग्रंथों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 उपदेश मूलक रासो ग्रंथ, श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ, वीर रसात्मक रासो ग्रंथ। 3 तरह के रासो ग्रंथ हुए हैं। उपदेश मूलक रासो ग्रंथ पहले हम पढ़ रहे हैं। रासो ग्रंथों की परंपरा के अध्ययन के लिए यही 3 वर्ग सर्वाधिक उपयुक्त है।
उपदेशमूलक रासो ग्रंथ, यहाँ पर आपके लगभग जो प्रमुख और जो कम जाने वाले रासो ग्रंथ है, आप सारे रासो ग्रंथों को जान पाओगे। जिस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है उस तरह से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर रचना और उसके लेखक को पढ़कर हम पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें कंटेंट पे काम करना होगा, कंसेप्ट पे काम करना होगा, बहुत डीप से रचनाओं को पढ़ना होगा। रासो काव्य में पर्याप्त संख्या में ऐसे ग्रंथों का सृजन हुआ है जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इन ग्रंथों में धर्मोपदेश की प्रधानता है। ये ग्रंथ अधिकांशतः जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इस परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं उपदेश रसायन, नृत्य गीत परक रास परंपरा की सबसे प्राचीन रचना उपदेश रसायन है। इस ग्रंथ के रचयिता श्री जिनदत्त सूरी हैं। इस रचना के रचना काल का उल्लेख नहीं है, पर जिनदत्त सूरी की एक अन्य रचना संभवतः 1200 विक्रम संवत के आसपास की गई है। जैसे कि आपको हो सकता है पता हो कि जो समय होता है रचना का वो या तो ईस्वी में होता है, यानी कि ईसा पूर्व का समय होता है, और जो वी में होता है वो विक्रम संवत होता है। अगर 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है, अगर विक्रम संवत को ईसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें 57 ईयर्स आपको माइनस कर देने चाहिए, तो आपको ईस्वी में मिल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी सारी रचनाओं का समय, मान लीजिए ये 1200 इसमें दिया गया, आपको 1200 विक्रम संवत दिया गया है। अगर इसी रचना का समय वो बदल कर दे दे और इसमें 57 माइनस करके वो ईस्वी में पूछ ले, आप कहोगे कि मैंने तो 1200 में पढ़ा था, और यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो कुछ 1100 कुछ आएगा, 35 कुछ नियर अबाउट। तो 57 इसमें माइनस करके आप ईस्वी निकाल सकते हो, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके साहित्य में 1200 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके जो हिंदी साहित्य है उसमें विक्रम संवत की जो डेट है वही इस्तेमाल हुई है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने इसका रचना काल संभवतः 1200 विक्रम संवत के आसपास निश्चित किया। उपदेश रसायन की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई और उसमें काव्य तत्व का नितांत अभाव है, यानी कि उसमें काव्य सौंदर्य जैसे कहते हैं ना, अलंकार, रस, भाव आदि का नितांत अभाव है। इस रचना में प्रयुक्त छंद चौपई है, क्योंकि देखो छंदों में लिखी है तो वो कविता ही है, लेकिन कविता तत्व का अभाव है। तो इस रचना में प्रयुक्त छंद चौपई है तथा उसका विषय धर्मोपदेश और धर्म की मार्मिक विवेचना है। यह रचना 32 छंदों में समाप्त हुई है। याद रखना है 1200 विक्रम संवत समय है, यह रचना 32 छंदों में समाप्त हुई है। यहीं से आपको कोई 4 लाइनें उठाकर पूछ लिया जाएगा कि उपदेश रसायन के लिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है या कौन सा कथन है जो सही है। अगर आप सिर्फ उपदेश रसायन का नाम जानते हो और उसके कवि का जिनदत्त सूरी का नाम जानते हो तो आप उस प्रश्न को हल ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डीप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, यद्यपि इस ग्रंथ में रास या रासों का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, पर इसे टीकाकार जिनपाल उपाध्याय ने इसे रासक माना है। टीकाकार कौन होता है? जो किसी भी रचना के ऊपर अपनी एक रचना लिख देता है वो टीकाकार होता है, यानी कि उसी रचना को थोड़ा सुव्यवस्थित या नई तरीके से पेश कर देता है। नेक्स्ट है बुद्धिरास। बुद्धिरास की रचना शालिभद्र सूरी ने की है। इस ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख नहीं है। अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि इनकी रचना संभवतः 1241 विक्रम संवत के लगभग हुई थी। वो 1200 में हुई है उपदेश रसायन, ये 1241 में। दरअसल इसी कवि की एक रचना, यानी कि किस कवि की? शालिभद्र सूरी की एक रचना और है, वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। इस रचना का परिणयन संवत 1241 विक्रम संवत में हुआ था। इसी आधार पर बुद्धिरास को भी उसी के आसपास की रचना माना जाता है, क्योंकि इन्हीं की लिखी हुई है तो उसी के आधार पर इसकी रचना के उसके आसपास के समय का माना जाता है। उपदेश रसायन की भांति बुद्धिरास का विषय भी धर्मोपदेश है। यह रचना 63 छंदों में समाप्त हुई है। उपदेश रसायन 32, यह 63 यानी कि 63। भूले हुए लोगों को धर्म की शिक्षा देना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। देखिए, जीवदया रास। जीवदया रास रचना आसु कवि ने संवत 1247 विक्रम संवत में की
थी। इस रचना के नाम से स्पष्ट है कि इसमें जीवों पर दया करने का उपदेश दिया गया है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ को दया धर्मोपदेश कहा है। उपदेश तत्व की प्रधानता होने के कारण इस ग्रंथ में काव्य तत्व का अभाव है। यानी कि ये भी, इसमें भी काव्य तत्व जैसे कि मैंने बताया है तो काव्य ही, लेकिन उसमें अलंकार सौंदर्य की बात नहीं कही गई। मुख्य जो उभर कर आते हैं वो उपदेश उभर कर आते हैं। नेक्स्ट है चंदनबाला रास। चंदनबाला रास की रचना भी आसु कवि ने की है। इस रचना में भी रचना काल का उल्लेख नहीं है। आसु कवि ही रचना जीव दया रास है और इसका परिणयन संभवतः 1257 विक्रम संवत में हुआ था। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि चंदनबाला रास की रचना संभवतः 1257 विक्रम संवत के आसपास हुई होगी। इस रचना में कुल 35 छंद है। इसकी रचना जालोर में हुई थी। चंदनबाला रास की रचना कहाँ हुई है? जालोर में। कब हुई है? 1257 में। और चंदनबाला और कवि कौन है? आसु कवि। चंदनबाला की धार्मिक कथा का प्रचार प्रसार करना इनका इस रचना का मूल प्रतिपाद था। यानी कि चंदनबाला रास का ये भी प्रश्न बन सकता है कि चंदनबाला रास का जो रचना है उसका मूल प्रतिपाद क्या था? तो धार्मिक कथा का प्रचार प्रसार करना था। इस ग्रंथ में दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा और चौपाई छंद। नेक्स्ट है रेवंतगिरी रासु। रेवंतगिरी रासु की रचना श्री विजय सेन सूरी ने की है। इस ग्रंथ के रचना काल संभवतः 1288 यानी कि 1288 विक्रम संवत है। रेवंतगिरी रासु के गिरनार के जैन मंदिर के जीर्णोद्धार की कथा कही गई है। यानी जैन मंदिर में जो जिन लोग रहते थे, जिन लोग उनके लिए उनका उद्धार किस तरह से हुआ वो कथा बताई गई है। यह ग्रंथ 72 छंदों में 72 छंदों में समाप्त हुआ है और इसकी रचना सौराष्ट्र में हुई है। नेक्स्ट देखिए सप्त क्षेत्रीय रासु। अब आप ये सोचेंगे कि ये ऐसे रासो काव्य तो बहुत कम देखने को मिलते हैं बुक्स में, लेकिन आज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसी ही चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं जो कि हमें लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया गया, हमने तो रासो काव्य में ये कभी देखा ही नहीं था। सप्त क्षेत्रीय रासु की रचनाकार का नाम अब तक अज्ञात है। यह माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना संभवतः 1327 विक्रम संवत के आसपास हुई थी। इस ग्रंथ में कुल 119 छंद है। ग्रंथ का प्रतिपाद विषय है जैन धर्म के सप्त क्षेत्र। ये आपको बहुत ज़रूर याद रखने हैं। सप्त से आपको याद रह जाएगा, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र से याद रह जाएगा। 7 क्षेत्रों का जिक्र हुआ है। किनका? जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ज्ञान, साध्वी, साधु, श्रावक और श्राविका की उपासना का वर्णन है। कचुली नेक्स्ट है कचुली रास। कचुली रास के रचनाकार का नाम भी अज्ञात है। इस ग्रंथ का परिणयन संवतः 1363 यानी कि 1363 विक्रम संवत में हुआ है। इस ग्रंथ का उद्देश्य भी धार्मिक है। एक जैन तीर्थ स्थल कचुली ग्राम के नाम से मशहूर है। इस तीर्थ स्थान का वर्णन करना रचना का मूल उद्देश्य है। इस ग्रंथ में कुल 35 छंद है। उपदेश मूलक रासो ग्रंथों की संख्या काफ़ी अधिक है। यहाँ सभी ग्रंथों पर बात कर पाना न तो संभव है और न ही प्रासंगिक है। यहाँ कुछ खास उपदेश मूलक रासो ग्रंथों की ही चर्चा हुई है। इन ग्रंथों के विश्लेषण से जाहिर है कि इस कोटि की रासो रचनाओं के काव्य गुण का अभाव है। इस रचना के माध्यम से कचुली रास के रचनाकार का नाम भी अज्ञात है। इस ग्रंथ का परिणयन संवत 1363 यानी कि 1363 विक्रम संवत में हुआ। इस ग्रंथ का उद्देश्य भी धार्मिक है। एक जैन तीर्थ स्थल कचुली ग्राम के नाम से मशहूर है। इस तीर्थ स्थान का वर्णन करना रचना का मूल उद्देश्य है। इस ग्रंथ में कुल 35 छंद है। उपदेश मूलक रासो ग्रंथों की संख्या काफ़ी अधिक है। यहाँ सभी ग्रंथों पर बात कर पाना अभी संभव नहीं है और न ही प्रासंगिक है। यहाँ कुछ और खास उपदेश मूलक रासो ग्रंथों की ही चर्चा हुई है के माध्यम से अधिकतर जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। स्पष्टतः साहित्यिक दृष्टि से इन रचनाओं का विशेष महत्व नहीं है। आगे देखिए श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ।
श्रृंगार मूलक रासों ग्रंथों की श्रेणी में आने वाली रचनाएं श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विरह की स्थितियों का विस्तृत वर्णन करना ही रचनाओं का मूल उद्देश्य है। कुछ महत्वपूर्ण श्रृंगार मूलक रासों ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। संदेश रासक की रचना तिथि ज्ञात नहीं है। यह निश्चित है कि संदेश रासक 11वीं शताब्दी की ही रचना है और इसके रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान मलिच देश में रहने वाले थे। इनके पिता का नाम वीर हुसैन था। संदेश रासक की रचना 233 छंदों में हुई है। इनमें 22 प्रकार के छंद व्यवहारित हुए हैं। इस ग्रंथ का विषय विप्रलव श्रृंगार है, जिसका अंत मिलन में होता है, यानी कि अंतिम समय जिसके लास्ट में जो है नायक और नायकों का मिलन होता है। विजयनगर जैसलमेर में एक विरहणी नायिका अपने परदेशी पति के पास संदेश भेजना चाहती है। उसे एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है। उस पथिक, ये संदेश रासक की कथा है तो यह आपको पता होनी चाहिए। एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है। उस पथिक को रोक कर वह अपने पति के लिए संदेश देती है। संदेश का सिलसिला इतना लंबा है कि वह समाप्त ही नहीं होता। जो ही पथिक चलने के लिए उद्यत होता है वह कुछ कहने लगती है। इसी क्रम में कवि ने षट ऋतु वर्णन किया है। षट ऋतु वर्णन समाप्त होते ही पथिक चल पड़ता है और उसी समय विरहिणी को के पति आता दिखाई देता है। संदेश रासक में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। आगे देखिए, मुंजरास, सिद्धहेम प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध ग्रंथ आदि ग्रंथों में दिए गए हवाले से यह संबंधित होता है कि इन रचनाओं से पूर्व मुंजरास के चरित्र को लेकर अपभ्रंश में कोई काव्य लिखा गया था। यह अनुमान किया गया है कि इस काव्य का नाम मुंजरास या मुंजरासक रहा होगा। अब तक इस ग्रंथ की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुंजरास का रचना काल 1031 से 1052 यानी 52 विक्रम संवत के बीच माना जाता है। कर्नाटक के राजा तेलप से मुंज की घोर दुश्मनी थी। तेलप की ताकत का पता लगाए बिना जल्दबाजी में मुंज ने उस पर आक्रमण कर दिया। मुंज पराजित हुआ, वह बंदी बना लिया गया। उसी बंदी गृह में तेलप की विधवा बहन मृणालवती भी कैद थी। मुंज को उससे प्रेम हो गया। मुंज ने बंदी गृह से भागने की योजना बनाई और मृणालवती को अपने साथ ले जाना चाहा। मृणालवती भागना नहीं चाहती थी और यह भी नहीं चाहती थी कि उसे मुंज से अलग होना पड़े। उसने इस योजना की जानकारी तेलप को दे दी। मुंज की योजना सफल नहीं हुई। तेलप ने उसका घोर अपमान किया और उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। आगे देखिए, विसलदेव रास मुख्यतः विरह काव्य है। इसके रचयिता नरपति नाहल हैं। इसका रचना काल विवाद का विषय है। रचनाकार ने संभवतः 1212 विक्रम संवत में इस ग्रंथ के पढ़ने का संकेत किया है। उसने लिखा है, 12 ते 72 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी कि 1272, 12 और 12 मझारी बीच में जेठ की 9वीं थी और बुधवार था। नालय रसायन आरंभी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की रचना तिथि 1212 को सही ठहराया है, पर कथ्य की पता और कालखंड पर संदेह व्यक्त किया गया है, यानी कि जो समय है, जिस समय की कहानी है, उस कालखंड पर संदेह है। विसलदेव रास की रचना लगभग 125 छंदों में हुई है। इस काव्य में अजमेर के चौहान नरेश विसलदेव विग्रह राज चतुर्थ के परदेश जाने और उनकी रानी राजमती के वियोग और संदेश भेजने तथा विसलदेव के वापस लौटने की कथा कही गई है। यह कथा 4 खंडों में विभाजित है। मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभार नरेश विसलदेव से विवाह, राजमती से रूठकर विसलदेव का उड़ीसा जाना और वहां 1 साल तक रहना, राजमती के विरह वर्णन और विसलदेव का उड़ीसा से लौटना, भोज का अपनी पुत्री को मालवा लाना और विसलदेव द्वारा वहां जाकर राजमती को अपने घर ले आना। विसलदेव के प्रवास के समय कवि ने रानी की विरह व्यथा का बड़ा ही सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन किया है। इस रचना में प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, संपूर्ण में ज्ञ है।
गए यानी जिसको गाया जा सकता है। नेक्स्ट है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो को के रचयिता कवि जलह है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कवि जलह चंद्रवरदाई का बेटा जलहन है, जिसे पृथ्वीराज रासो की रचना का भार सौंपकर चंद गौड़ देश चला गया था। बुद्धि रासो के रचनाकाल के बारे में प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अब तक यह ग्रंथ अप्रकाशित है। इसके अध्येताओं ने कुछ कहा है। अध्येताओं मतलब जो इसका अध्ययन जिन्होंने किया है, उसी के आधार पर इस ग्रंथ पर प्रकाश डाला जा सकता है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह रचना 140 छंदों में समाप्त हुई है और इसमें दोहा, छप्य, गाहा, पदड़िया, मुड्डिल आदि छंद व्यवहृत हुए हैं। यह एक प्रेम कथा है। चंपावती नगरी का राजकुमार राजधानी से आकर कुछ दिनों के लिए जलधि तरिंगिनी के साथ समुद्र के किनारे किसी स्थान पर रहने लगता है। कुछ समय बाद 1 मास में लौटने का वचन देकर वह कहीं चला जाता है। अवधि के बाद भी कई मास बीत जाते हैं, किंतु वह लौटता नहीं। तब विरहिणी जल्दी तरंगिनी जीवन से विरक्त हो जाती है और अपने आभूषण आदि उतार फेंकती है। इस पर उसकी माँ उसके समक्ष संसार के विलास वैभव तथा शारीरिक सुखों की महत्ता का प्रतिपादन करने लगती है। इतने में ही राजकुमार वापिस आ पहुँचता है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इन सभी रासो ग्रंथों में श्रृंगार, विशेष रूप से वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। काव्य की दृष्टि से संदेश रासक और विशल देव रास को छोड़कर अन्य किसी ग्रंथ का कोई विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी जो रासो है वो जो ऑथेंटिक है वो यहाँ पर 2 ही माने जा रहे हैं, संदेश रासक और विशल देव रासो। लेकिन बाकी ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इनका महत्व है। वीर रसात्मक रासो ग्रंथ। रासो परंपरा के अंतर्गत ऐसे भी रासो ग्रंथों का परिणयन हुआ जो वीरता, शौर्य और ओ से परिपूर्ण प्रमुख विरासात्मक रासो ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। नंबर 1, बर्तेश्वर बाहुबली रास। बर्तेश्वरी रास की रचना शाली भद्र सूरी ने संभवतः 1241 विक्रम संवत में की। इसमें अयोध्या के राज ऋषभ देव के 2 पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए हुए संघर्ष की कथा है। भरतेश्वर राजा होकर अश्वमेघ यज्ञ करता है, परंतु बाहुबली उसकी अधीनता अस्वीकार कर लेता है। दोनों भाइयों में 13 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के माध्यम से कवि ने सैन्य वर्णन, युद्ध वर्णन पूरे मनोयोग से किया। इसकी कथा 203 छंदों में समाप्त हुई। यह रचना ज्ञेय है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रदाई ने की। यह कि पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रबरदाई ने की। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। माना जाता है कि दिल्ली नरेश पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई समकालीन थे। कहा तो यह जाता है कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। जो भी हो, ऐसा लगता है कि दोनों बाल सखा थे। पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है। इसके कई संस्करण प्रकाशित हैं। पृथ्वीराज रासो के मूल प्रकार को लेकर विद्वानों में मतभेद है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की कथा समयों में विभक्त है। पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो खंडों में विभक्त है, सर्गों में विभक्त है, समय में विभक्त है। 2 खंडों के इस ग्रंथ में लगभग 2400 पृष्ठ है। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रास का संपादन केवल 12 सर्गों में किया। यहाँ पर 59 समय है, 59 सर्ग है, लेकिन माता प्रसाद ने केवल 12 सर्गों में किया। इसी तरह पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त संस्करण भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने तैयार किया। देव परमाल के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। वैसे इस कृति के बारे में इसके संपादक का मत गौरतलब है। इसी से रचना पर सम्यक प्रकाश पड़ जाता है। श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो की भूमिका में लिखा है। किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। क्या लिखा है? जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ उनमें यह नाम नहीं है। उनमें इसको चंद कृत पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड लिखा हुआ है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड नहीं है, वरन उसमें वर्णित घटनाओं को लेकर मुख्यतः पृथ्वीराज रासो में दिए हुए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ स्वतंत्र ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ का नाम मूल
प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होता है। अतः मैंने इसे परमाल रासो यह नाम देने का साहस किया। प्रमुख हिंदी कवि और काव्य ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने पृष्ठ 53 और 54 पे संपादक के इस वक्तव्य से परमाल रासों की वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। यह कृति 36 खंडों में विभाजित है और महोबा के दो वीरों आला और उदल से संबंधित प्रचलित किंवदंती होती है जो लोक कथाएं चलती है, के आधार पर लिखी गई है। इस कृति का न तो साहित्यिक महत्व है और न ही ऐतिहासिक। नेक्स्ट है खुमान रासो। खुमान रासो और रचयिता दलपति विजय खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना जाता है। खुमान रासो की कुछ प्रतियां ऐसी मिली हैं जिसमें राणा संग्राम सिंह द्वितीय तक का उल्लेख है। संग्राम सिंह का शासनकाल विक्रमी संवत 1767 से 90 माना जाता है। ऐसी दशा में साफ जाहिर है कि यह रचना 18वीं शताब्दी के विक्रम संवत के अंत की है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के सूर्यवंश की महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि कहता है, सूर्यजी वंश तणो सुजस वर्णन करु विगति, सूर्यवंशी सम्राटों की वीरता और विजय का वर्णन ही इस कृति का उद्देश्य है। आगे देखिए, छत्रसाल रासो के रचयिता बूंदी के राव, बूंदी एक प्लेस का स्थान का नाम है, बूंदी के राव डुंगरसी है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना संभवतः 1710 के आसपास हुई होगी। इस ग्रंथ में बूंदी नरेश छत्रसाल की वीरता, पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 500 के आसपास छंद है। रचना वीर रस प्रधान है। कहा जाता है कि यह रचना पृथ्वीराज रासो के अनुकरण पर ही लिखी गई है। आगे देखिए, हमीर रासो। हिंदी साहित्य में हमीर रासो नामक 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एक सारंगधर कृत और दूसरी जोधा राजकृत। यहाँ हम जोधा राजकृत हमीर रासो की चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा, 2 हमीर रासो हैं। जोधा राजकृत हमीर रासो की ये बात कर रहे हैं, सारंगधर कृत रासो की नहीं। इस ग्रंथ में हमीर का वीर चरित्र विस्तार से वर्णित हुआ है। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है और अनेक अनैतिहासिक तथ्यों का समावेश है। इसमें उल्लेखित है कि हमीर के आत्मघात के पश्चात अलाउद्दीन समुद्र में कूदकर प्राण दे देता है। यह इतिहास सम्मत नहीं है। इस कृति की छंद संख्या लगभग 1000 है। इन रासो ग्रंथों के अलावा कुछ अन्य रासो ग्रंथ भी है, जैसे कि गिरधर चारण का सगत सिंह रासो 18वीं शताब्दी विक्रम संवत, सदानंद का रास भगवत सिंह 18वीं शताब्दी, श्रीधर का परछियत रायसा 19वीं शताब्दी आदि। इन रासो ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य में रासो ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा है। यह परंपरा आदिकाल से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान है। हिंदी साहित्य के उपदेशमूलक धार्मिक रासो काव्यों का महत्व कम है, पर श्रृंगार परक और वीररसात्मक काव्यों का अद्वितीय स्थान है। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवि ने वीर और श्रृंगार रस का जैसा मार्मिक वर्णन इस ग्रंथ में किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं डीप से पढ़ना और पेपर को क्वालिफाई करना और न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर रोज़ जो एक वीडियो मेरी सुबह 8:30 बजे आती है और सेकंड आती है शाम को 5 बजे, आने वाली 2 वीडियो आपको मिले ही मिले। साथ में जो शॉर्ट्स भेजे जा रहे हैं तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।